अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं जी SM अब्बास यूट्यूब चैनल और मुझे कहते हैं जी अब्बास। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के सवालात थे फेसबुक पे पाकिस्तानी मलेशिया जो कि हमारा पेज है तकरीबन जिसके 2.5 लाख के करीब फॉलोअर्स हैं। और सवालात कुछ यूँ थे कि क्या हम लोग विज़िट पे आकर मलेशिया में काम कर सकते हैं, क्या अगर हम लोग विज़िट पे आएँ तो वहाँ पर आकर हमारा वीज़ा लग सकता है, कोई ऐसा सीन है, हम लोग मलेशिया में बिज़नेस कर सकते हैं या हम लोग अगर अपने कंपनी को रजिस्टर करवाना चाहें तो उसका क्या तरीक़ेकार है, वर्किंग वीज़ाज़ कैसे मिलेंगी। तो आज हमारे साथ हैं जी अवैस ताज चौधरी जो कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। इनकी काफ़ी ज़्यादा खिदमात हैं मलेशिया में कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, वेलकम हमारे चैनल पे आप लोग आए, आपने हमें शरफ़ बख्शा, ये आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। अच्छा इस चैनल के पीछे हमारी भी थोड़ी बहुत मेहनत है। बिल्कुल सर, ये मोहब्बत है आपकी जी, बिल्कुल सब दुनिया जानती है, जो कि आपको देखने और सुनने वाले चाहने वाले हैं वो सब लोग आपको जानते हैं। अच्छा अवैस भाई, कुछ दोस्तों का पूछना ये है कि हम लोग अगर विज़िट पे आएँ तो क्या हमें काम मिल सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम व्यूवर्स, क्योंकि आज एक प्रोजेक्ट पे हम लोग निकले हुए हैं तो फार्मली हमने सोचा कि एक लोगों की बहुत सारे सवालात होते हैं, उस पर रिकॉर्डिंग हो। और मैं बेसिकली ख़ुद होस्ट करता हूँ, लेकिन आज मतलब समझ लें कि आज होस्ट अब्बास भाई कर रहे हैं। तो अभी जो असल मामला है वो ये है कि जो क्वेश्चनिंग है उसकी तरफ भी आएंगे, लेकिन उससे पहले ये जो SM अब्बास यूट्यूब चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर आने वाली नई वीडियो और बमकसद वीडियो जो आप तक तमाम तर मलेशिया के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको जो है ताकि वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर जो है वो घंटी के बटन को दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। अभी जो क्वेश्चन है वो आपका ये था कि जो विज़िट पे जो लोग आते हैं क्या वो काम कर सकते हैं या उनकी लीगली क्या पोजीशन होती है, या लीगली जो एक्ट 1959 के तहत जो उनका वीज़ा होता है वो एक्चुअली है क्या। असल में ये है कि जब भी आप विज़िट का नाम इस्तेमाल करते हैं तो आपके माइंड में सिर्फ़ एक चीज़ होनी चाहिए कि आपने जो है सैर व तफरी के लिए किसी मुल्क जाना है, और वो सैर व तफरी एक मखसूस वक्त के लिए थी। ऐसा तो नहीं होता कि 1 साल आप सैर व तफरी करें। किसी भी मुल्क में जाते हैं आप वेरी शॉर्ट टाइम के लिए जाते हैं, 1 वीक 2 वीक या 1 मंथ कर लें या 2 मंथ कर लें मैक्सिमम। तो मोस्टली जो मलेशिया का जो लॉ है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हमें यहाँ के लॉ का पता है, क्योंकि हम सेटल हैं यहाँ पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ों को हम बड़ी क्लोजली देखते भी हैं, सुनते भी हैं, यहाँ के लोकल मीडिया को भी वॉच करते हैं। और बतौर सहाफ़ी मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ों में मैं ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ। तो बात यह है कि अपने व्यूवर्स को, अपने चाहने वालों को यही बताएंगे कि अगर आप विज़िट पे आना चाहते हैं पाकिस्तान से तो आप सिर्फ अपने माइंड में सिर्फ एक चीज़ लेके आएँ कि आपने 10 दिन 15 दिन के लिए विज़िट पे जाना है, उसके बाद आपने बाइज़्ज़त पाकिस्तान चले जाना है। बहुत शुक्रिया सर, आपने बताया। अच्छा, दूसरा सवाल ये है, जो लोग वर्किंग वीज़ा पे मलेशिया आना चाहते हैं वो कैसे आ सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा लोगों को मसाइल हैं जो सुनने में आते हैं। एजेंट पैसे लेके भाग गया, एजेंट ने लोगों को विज़िट वीज़ा पे मलेशिया में भेज दिया और कह दिया कि जी आपका मलेशिया में जाके वर्क वीज़ा लगवा दूंगा। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि जो लोग मतलब एजेंट एक बंदे से 3.5-4 लाख लेता है पाकिस्तानी रुपीस में, तो वो बंदा मलेशिया में आकर विज़िट से मतलब वर्क परमिट में कन्वर्ट कर दे, या वो पाकिस्तान से ही वर्क परमिट लेके आए, वो बेस्ट है? ये दोनों ऑप्शन में से कौन सी बेस्ट है और क्या तरीक़ेकार होना चाहिए इसके लिए? बड़ी वाज़ेह तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि जो जॉब जो परमिट्स का है, 3 कैटेगरीज़ हैं, कंस्ट्रक्शन है और मैन्युफैक्चरिंग और प्लांटेशन की कैटेगरीज़ हैं, और चौथी जो कैटेगरी है वो हाई क्लास में आती है जिसको प्रोफेशनल आप कहते हैं, प्रोफेशनल वीज़ा। अब बात समझने की ये है कि मोस्टली जो हमारा जो तबका है, जो जॉबलेस लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं जिनको फैक्ट्री वर्कर्स की ज़रूरत है, मतलब फैक्ट्री काम की ज़रूरत है, कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है या प्लांटेशन की, लेकिन मोस्टली पाकिस्तानी प्लांटेशन की कैटेगरी में नहीं आना पसंद करते। लेकिन चलें जो भी है,
अब देखना ये है कि जो रेट की बात की आपने कि 3.5 लाख रुपया, अगर तो कंपनी अच्छी है जहाँ पे आप समझते हैं कि जो कंपनी का एग्रीमेंट है, जो जब आप किसी एजेंट के पास जाते हैं वहाँ पे ये एजेंट कहता है मैंने आपको पाकिस्तान से मलेशिया भेजना है काम के लिए और उसका 3.5 लाख खर्चा है, तो उस एजेंट से आपने सबसे पहले एग्रीमेंट डिमांड करनी है, उसको बोलते हैं डिमांड लेटर। जो कंपनी आपको हायर कर रही है, जिस कंपनी में आप आना चाह रहे हैं, उसका डिमांड लेटर होता है। उस लेटर पे लिखा होता है कि आपकी जॉब हावर्स बेसिक कितनी होगी, ओवर टाइम कितनी होगी, सैलरी कितनी होगी और फैसिलिटेशन कंपनी क्या दे रही है। तो उसमें बेसिक सैलरी के अलावा ओवर टाइम का भी मेंशन होता है, लेकिन मोस्टली नहीं भी होता। अब मसला ये है कि हमें बात समझने की ज़रूरत ये है कि रेट जो 3 से 3.5 लाख रुपया, 3.5 थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ अगर 3 लाख की बात की जाए, जो मौजूदा डॉलर की क्योंकि ग्रेजुअली इंक्रीज़ हुआ है, तो डॉलर की सिचुएशन को देखते हुए 3 लाख कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन दूसरी शर्त यह है कि आप एग्रीमेंट पढ़ें, जो एफिडेविट आप साइन करते हैं प्रोटेक्टर के लिए, वो आप देखें, क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप किसी पढ़े लिखे शख्स को, दोस्त रिश्तेदार, किसी भाई को साथ लेके जाए ताकि वो एग्रीमेंट आप पढ़ें, उसके बाद कदम उठाएं बाहर आने के लिए। क्योंकि अगर आपने एग्रीमेंट नहीं पढ़ा और आपने साइन कर दिए, इधर आके बेशुमार लोगों के साथ ऐसे ही फ्रॉड होता है, उधर कुछ एजेंट और बताते हैं, इधर कुछ और निकलता है। अगर जो एग्रीमेंट है उसके मुताबिक आपकी मलेशियन में 2000 रिंगट या 2000 से ऊपर सैलरी आती है, 2100-2200 रिंगट, फिर तो 3 लाख देना मैं समझता हूँ कि जायज़ है और देना भी चाहिए। लेकिन जो आपने दूसरी बात की है कि वीज़ा यहाँ पे कन्वर्ट हो सकता है विज़िट से वर्क में, तो ये कैटेगरी बिल्कुल नहीं है। जो पहले होता रहा है वो खांचे में होता रहा है, और जो खांचे वाला सिस्टम होता है वो बिल्कुल आपको बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा। ये कितने लोग जो है मैं बिल्कुल मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि तकरीबन मलेशिया में ऑलमोस्ट 800 के करीब, 800 करीब कंपनियां जो ब्लैक लिस्ट हुई हैं, जिनमें से अगर फ़ी कास्ट भी अगर 100 बंदा लगा लें एक कंपनी का, तो ये देख लें कितने हज़ार बंदे बनते हैं। तो ये वो लोग बेहतर समझते हैं जो मलेशिया से पाकिस्तान गए हैं या मलेशिया में रह रहे हैं कि इधर कंपनी ब्लैक लिस्ट हो रही हैं, वीज़ाज़ कैंसिल हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये उन्हीं लोगों के लिए है कि भाई अगर आना है तो लीगल तरीके से आओ, अंडर टेबल कोई काम अच्छा नहीं होता, जो भी होगा वो एक शॉर्ट टर्म के लिए। तो एक चीज़ सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक चीज़ ऐड करूँगा अब्बास भाई कि पाकिस्तान में आजकल कुछ और चीज़ें भी चल रही हैं, जैसे कि यहाँ पे आप बेहतर समझते हैं कि 7-11 वर्ल्ड वाइड स्टोर्स हैं, और इसके अलावा 99 यहाँ के लोकल हमारे हैं, मतलब जो इस तरह की हैं, पिज़्ज़ा हाट हैं और इस तरह की जो है ये जॉब्स वहाँ पे देते हैं। अब लोगों का कंसेप्ट बन जाता है यार वो हमने अंदर जाके काम करना है और इस एयरकॉन के अंदर काम करना है, ठंड होनी है, सब कुछ होना है, धूप नहीं होगी। वो अपनी जगह ठीक है क्योंकि एजेंट उनको सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं। हकीकत ये है कि वहाँ पे सबसे पहली बात तो ये अभी लोकल लोगों ने इशू जनरेट किया है कि फॉरेनर क्यों आ रहा है, ये हमारा राइट है। लेकिन दूसरी जोर बारों में मैं आपको इजाफा कर दूँ, जोर बारों में इस पर एहतजाज भी हो चुका है। अब मसला ये है कि इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पर 1100 से ज़्यादा आपको सैलरी नहीं मिलेगी या 1200 से ज़्यादा है, और वहाँ पे एजेंट जो है, एजेंट वहाँ पे बताते हैं जी कि आप अच्छी जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, पिज़्ज़ा हट ये वो फलां, तो वो लोग जो है 3.5 आप बात करें 4.5 लाख भी दे के आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों को ये समझना चाहिए, ये जो लोग आपको इन स्टोर्स और पिज़्ज़ा हट और इस तरह के जॉब पे लेके आते हैं, ये आप समझ लें ये सब सप्लायर हैं, ये सप्लायर हैं, आपको सप्लाई करते हैं, दूसरे अल्फाज में आपको बेचते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरा एक और हमारे काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ हैं जो ये हमसे क्वेश्चनिंग करते हैं कि अगर हम मतलब मलेशिया में अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें तो उसके लिए क्या तरीके का, और मलेशिया में क्या अभी बिज़नेस का कोई स्कोप है कि नहीं, अगर इन्वेस्टर इधर आता है तो उसके लिए क्या सीन होना चाहिए, ये क्या करे वो? देखें जी, बिज़नेस आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन हमारी सिचुएशन कुछ और है। बिल्कुल, हम लोकल यहाँ पे हमारा सिस्टम है, हमारा कुछ हो रहा है। देखें, सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान से अगर कोई सोच रहा है कि मैं जाऊं, जैसे लोग कहते हैं कि बिज़नेस करें, जाके दुबई में इन्वेस्ट करें, मलेशिया में करें किधर, तो उसके लिए मलेशिया के लिए बड़ा तरीका वज़ा है कि आप एक
पर यहाँ पे इंटरप्राइज नहीं कर सकते, आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन है श्रीनिर ब्रहाद SDN-BHD। ये जो आर्टिकल है SDN-BHD का कंपनी फर्म का सारा कुछ गूगल पे मौजूद है। सही। देखें, बिजनेस तो अब्राड में उसने करना जो पढ़ा लिखा है, बिल्कुल ठीक। ठीक है, इन्वेस्टमेंट उसने करने जो पढ़ा लिखा है, जो पढ़ा लिखा है, फिर वो गूगल से थोड़ा सा उसका फ़ायदा उठाए और उस आर्टिकल को बढ़े। थोड़ा सा आपको बता दूं, जो श्रीनिर ब्रहाद होती है, पहले ये था कि SDN-BHD में आप उसको खुद ऑन कर सकते हैं, लेकिन अभी इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब ये कहते हैं एक लोकल डायरेक्टर भी आपने रखना है, ये मस्ट हो गया। सबसे पहले होता है कि आपको विजिट पे आना पड़ता है, ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पे बैंक अकाउंट में आपको कम से कम जो है 2-3 लाख रुपया रिंगिट जो है वो आपको बैंक में 2-3 लाख रिंगिट, ठीक है, वो यानी कि पाकिस्तानी राउंड अबाउट 70-80 लाख तक बनता है, वो आपने यहाँ पे बैंक में करवाना है, अकाउंट ओपन करवा के। ठीक है। उसके बाद ये होता है कि आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन के बाद एक आपका कंपनी का वो कंपनी रजिस्ट्रेशन होगी, आप कोई भी नाम देंगे, वो आपकी कंपनी का मेमोरेंडम बनेगा, सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन बनेगी। उसके बाद वो कंपनी का अकाउंट अप्लाई करेंगे। अब एक तो इंडिविजुअल आप आए, आपने अकाउंट खोला, आपने पैसा उसमें डाला, यानी कि आप ये साबित कर रहे हैं कि मैं लीगल आई हूँ, लीगल पैसा लेके आया हूँ और मेरे पास इतना पैसा और मैं ये काम करने जा रहा हूँ। सही। वो आपने जब कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली, मतलब आपका प्रोसीजर ये हुआ कि आप कंपनी के डायरेक्टर बन गए, एक साथ में लोकल है, फिर आप अपॉइंट कर सकते हैं, किसी और को नाम दे सकते हैं। उसके बाद आपने कंपनी अकाउंट बनाना है, वो किसी भी बैंक का आपका कंपनी अकाउंट वेरिफिकेशन होगी, सारा कुछ होने के बाद आपकी कंपनी का सारा सिलसिला वो चलेगा। फिर आप उस लाइसेंस पे आपको एक नंबर दिया जाएगा जो कंपनी का है, उस कंपनी के नंबर पे आप फिर यानी कि आप बिज़नेस कर सकते हैं। लेकिन फिर आप ट्रेड पे जाते हैं, कंपनी तो बन गई, उसके बाद आपने ट्रेड पे जाना है, आपने चूज़ करना है, रेस्टोरेंट करना है, आपने शॉप करनी है, आपने कुछ कोई भी बिज़नेस करना। तो मेरे ख्याल में वो ट्रेड में जब जाते हैं तो उसका एक मखसूस फीस होती है 100-200 रिंगिट, वो आपने फ़ीस पे करनी है, और फीस पे करने के बाद वो आपने बिज़नेस रन करना है। जब बिज़नेस रन हो जाता है, अब बात एक हो रहा है कि जब बंदा वहाँ से आता है तो वो अकाउंट भी खुल जाता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी हो जाती है, बंदे का वीज़ा नहीं लगता। ये बड़ी प्रॉब्लम है। सही। वीज़ा इसलिए नहीं लगता, ये मैं आपको बता दूं कि आप डायरेक्टर हैं, आप इन्वेस्टर हैं, आपका डायरेक्टर का वीज़ा इजी नहीं लगेगा। 1 साल जब तक आप रिटर्न नहीं जमा कराएंगे, जब तक आपकी कंपनी का ऑडिट नहीं होगा, जब तक आपकी कंपनी EST ऑनलाइन नहीं होगी, तब तक आप डायरेक्टरशिप का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। हमारी सिचुएशन कुछ हो रहा है, वो लोग जिन्होंने यहाँ पे शादियाँ की हैं, वो अगर ये प्रोसीजर करेंगे उनके लिए कोई मसला नहीं। सही। दैट्स इट। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह फिर आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक लिए इजाज़त दीजिए। हमारे YouTube चैनल SM अब्बास को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।